ओके स्टूडेंट, तो लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसक्रिप्शन का इंट्रोडक्शन लिया था और उसके बाद हमने प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन को डिस्कस करना भी स्टार्ट कर दिया था। प्रोकैरियोट्स में हमने आरएनए पॉलीमरेज स्टडी कर लिया, प्रमोटर स्टडी कर लिया। अब हम प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस देखने जा रहे हैं। बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स में होती है। इनिशिएशन यानी ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्ट होना, इलोंगेशन यानी ट्रांसक्रिप्शन का आगे रन करना यानी आगे बढ़ना, और टर्मिनेशन यानी ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेट होना यानी एंड होना। बात समझ आ गई एकदम अच्छे से? सो हाउ मेनी स्टेप इन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस? 3 स्टेप इन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. The one is initiation, another one is elongation, and the last one is termination. Is that clear? Okay. तो बच्चों, सबसे पहले अपन इनिशिएशन के स्टेप को देखते हैं। तो क्या होता है बेटा कि जो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, इसके साथ होलो एंजाइम बाइंड होगा प्रमोटर के साथ। आपको मैंने पूरा बताया था ना कि सबसे पहले होलो एंजाइम, होलो का मतलब कोर और सिग्मा दोनों आएंगे और वो प्रमोटर से बाइंड होंगे। और प्रमोटर पर भी कहाँ बाइंड होते हैं आपको पता है? -35 सीक्वेंस पर। बताया था ना कहाँ बाइंड होंगे ये बाइंड कहाँ होगा? -35 सीक्वेंस पर आकर बाइंड हो जाएगा। करेक्ट? चलिए, ये बाइंड हो गया। अब जब ये बाइंड होगा तो फिर एक कॉम्प्लेक्स बन गया, इसे बोलते हैं क्लोज बाइनरी कॉम्प्लेक्स। क्लोज क्यों बोला? क्योंकि अभी डीएनए मेल्ट नहीं हुआ है, अभी डीएनए जुड़ा हुआ है, अभी डीएनए में पेयरिंग है, तो ये क्लोज हो गया। बाइनरी क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है, एक एंजाइम और एक डीएनए, ये 2 मॉलिक्यूल का कॉम्प्लेक्स है। बात समझ आ गई? सो दैट इज क्लोज बाइनरी कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा बेटा कि मैंने आपको प्रमोटर में पूरी कहानी सुनाई थी ना कि सबसे पहले ये -35 सीक्वेंस पर आकर बाइंड होता है, फिर ये आगे मूव करता है और -10 सीक्वेंस पर पहुंचता है। बताया था ना? तो अब वहां पर जाकर ये डीएनए की क्या करेगा? मेल्टिंग करेगा। तो डीएनए की मेल्टिंग कहाँ होगी? -10 सीक्वेंस पर जाकर डीएनए को क्या कर देगा? मेल्ट कर देगा। ये डीएनए ओपन हो गया, देखो। तो अब ये बन गया ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि डीएनए मेल्ट हो गया। और बाइनरी का मतलब 2 चीजें, एक एंजाइम और एक डीएनए मॉलिक्यूल। तो पहले होलो एंजाइम बाइंड हुआ, फिर उसने डीएनए को मेल्ट कर दिया, तो पहले क्लोज बाइनरी कॉम्प्लेक्स बना, अब क्या बना? ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स। राइट? इसके बाद आरएनए सिंथेसिस होगा। तो अब ये आरएनए पॉलीमरेज जो है या होलो एंजाइम जो है वो इस डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना देगा। राइट? यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इनिशियली जो आरएनए बनता है वो मिसमैच बनता है ना, और उसको रिमूव कर दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं एबॉर्टिव ट्रांसक्रिप्शन। तो इनिशियली एबॉर्टिव ट्रांसक्रिप्शन होता है और उसके बाद जब एकदम कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बन जाएगा तो वो बाद में बनेगा। राइट? शुरू में मिसमैच आरएनए बनता है तो उसको निकाल दिया जाता है, इसी को एबॉर्टिव ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एबॉर्टिव का मतलब समझ आ गया कि शुरू में, प्रारंभ में मिसमैच आरएनए बनता है और वो जब तक सही नहीं बनेगा तब तक उसको रिलीज कर दिया जाएगा, उसे रिमूव कर दिया जाएगा, उसे एबॉर्टिव ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। चलिए, फाइनली आरएनए सही आरएनए बन गया। तो अब ये क्या हो गया? ओपन टर्सरी कॉम्प्लेक्स। ओपन क्यों बोला? क्योंकि डीएनए अभी मेल्ट है। टर्सरी यानी 3 मॉलिक्यूल हो गए, एक एंजाइम, एक डीएनए और एक आरएनए, तो 3 मॉलिक्यूल हो गए, तो इसे ओपन टर्सरी कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। आरएनए बन गया। अब क्या होगा? आरएनए बनने के बाद ये डीएनए वापस रिवाइंड हो जाएगा, यानी वापस जुड़ जाएगा, यानी डीएनए की रिवाइंडिंग हो जाएगी, आरएनए की प्रूफ रीडिंग भी हो जाएगी, है ना। और अब कोर एंजाइम अकेला आगे मूव कर जाएगा और सिग्मा फैक्टर अलग हो जाएगा। मैंने कहा था ना कि केवल ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करने के लिए सिग्मा फैक्टर की जरूरत है, उसके बाद में सिग्मा फैक्टर की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों, अगर मेरा पिछले वाला लेक्चर अगर आपने सुना है, समझा है, तो ही आज का लेक्चर आपको क्लियर हो पाएगा। ठीक है? तो सिग्मा अलग हो गया और कोर जो है वो अब आगे मूव करेगा।
तो ये हो गया बच्चों इनिशिएशन, यानी ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो गया। अब जब ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो गया तो अब क्या होने वाला है, इलोंगेशन। तो इलोंगेशन में क्या होगा बच्चों, अब इलोंगेशन की प्रोसेस में क्या होगा उसको ध्यान से देखिए। सेम यही बात कि जो ये वाला डीएनए रिबाइंड हो गया और ये आरएनए बन गया। अब कोर अकेला है तो कोर आगे 7 to 8 बेस पेयर मूव करेगा। अब सपोज करो कि ये मूव कर गया, तो मूव कर गया तो वापस वही बन गया क्लोज बाइनरी, फिर वो डीएनए को मेल्ट कर देगा ओपन बाइनरी, है ना, और फिर आरएनए नया आरएनए बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ओपन टर्सरी। चलो मैं एक बार और बताता हूं, देखो अब ये क्या करेगा, देखो वापस डीएनए को मेल्ट करेगा, ठीक है, और यहां पर आरएनए बना देगा इस तरह से, ऑलरेडी आरएनए बना ही हुआ है, ठीक है, समझ गए एकदम अच्छे से। अब ये फिर वही बात, यहां से फिर ये आगे मूव कर जाएगा, ये आगे मूव कर जाएगा, ठीक है, और आगे जाकर सेम वही प्रोसेस वापस करेगा, ठीक है, और ये आरएनए जो है वो आपस में जुड़ जाएंगे आरएनए लाइगेज से। तो कहने का मतलब आप शॉर्ट में समझ जाइए कि कोर एंजाइम आगे मूव करता जाएगा और आरएनए बनाता जाएगा, और आरएनए के जो फ्रेगमेंट्स है वो आरएनए लाइगेज से जुड़ते जाएंगे। इलोंगेशन कब तक जारी रहेगा, जब तक कि टर्मिनेशन साइट ना आ जाए, और इलोंगेशन अकेला कौन करेगा, कोर करेगा, ठीक है ना। और कब तक इलोंगेशन चलता रहेगा, टिल टर्मिनेशन साइट, जब तक कि टर्मिनेशन ना आ जाए। तो इलोंगेशन समझ गए क्या होगा कि कोर आगे से आगे मूव करता रहेगा, कितना मूव करेगा, 7 to 8 बेस पेयर आगे मूव करता रहेगा, वही प्रोसेस वही रहेगी। एक बार जैसे ही आगे जाएगा डीएनए को मेल्ट करेगा, नया आरएनए बनाएगा, उसकी प्रूफ रीडिंग करेगा, डीएनए वापस जोड़ देगा, फिर आगे फिर बढ़ जाएगा, यानी ये कोर इस तरह से आगे चलता जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन करता जाएगा। ब्रीफली समझ आ गया आपको एकदम अच्छे से, ओके। तो इनिशिएशन हो गया, इलोंगेशन। अब बात करते हैं अपन टर्मिनेशन की। तो टर्मिनेशन को देखिए बेटा, टर्मिनेशन समझाते हैं अपन। टर्मिनेशन, अब टर्मिनेशन दो तरह का होता है, एक होता है बेटा रो फैक्टर, इसे रो बोलते हैं, रो फैक्टर डिपेंडेंट, और एक होता है बेटा रो फैक्टर इंडिपेंडेंट। रो फैक्टर डिपेंडेंट और रो फैक्टर इंडिपेंडेंट, बात समझ आ रही है। अब रो फैक्टर डिपेंडेंट और रो फैक्टर इंडिपेंडेंट क्या है, मैं दोनों समझाता हूं आपको, लेकिन उससे पहले एक काम की बात समझिए। मेनली प्रोकैरियोट्स के अंदर जो होता है, मैं यूनिवर्सल नहीं कह रहा, प्रोकैरियोट्स में दोनों ही होते हैं, लेकिन जो मेनली होता है, जो सबसे ज्यादा होता है, वो रो फैक्टर डिपेंडेंट वाला होता है, और ये वाला जो है वो मेनली यूकैरियोट्स में होता है। तो यूकैरियोट्स में जो मेनली होता है वो रो फैक्टर इंडिपेंडेंट, और जो प्रोकैरियोट्स में होता है वो रो फैक्टर डिपेंडेंट। बात समझ आ गई बात। और आज हम प्रोकैरियोट्स में पढ़ रहे हैं तो फिर इसमें मेनली रो फैक्टर डिपेंडेंट ही होगा, ठीक है ना। अगर बोथ ऑप्शन है तो बोथ करिएगा, लेकिन दोनों में से एक सेलेक्ट करना पड़े तो फिर मेनली ऑप्शन को ही सेलेक्ट करेंगे, तो वो फिर रो फैक्टर डिपेंडेंट है। अब देखते हैं कि ये क्या होता है। इसमें क्या होता है बेटा, देखो कि जैसे ये डीएनए है और ये टर्मिनेशन साइट है, ठीक है, और ये कोर एंजाइम है, ठीक है, और ये पीछे पीछे आरएनए बनाता हुआ आ रहा है, ये आरएनए बन रहा है, और ये डीएनए, ठीक है, ये स्टार्ट पॉइंट था। अब देखिएगा जरा कि कोर एंजाइम आरएनए बनाता हुआ, यानी ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेट करता हुआ टर्मिनेशन साइट के पास में पहुंच रहा है, यानी कोर एंजाइम टर्मिनेशन साइट के पास में आने वाला है, तभी
एक साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन जिसका नाम है रो फैक्टर। ये रो फैक्टर, तभी एक साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन जिसको डीएनए ने ही बनाया है, जिसका नाम क्या है, रो फैक्टर। ये रो फैक्टर डीएनए स्ट्रैंड से बाइंड होती है और मूव करती हुई टर्मिनेशन साइट पर आ जाती है। ये मूव करके टर्मिनेशन साइट के पास पहुंच जाती है। कौन पहुंच जाती है? रो फैक्टर। रो फैक्टर एक साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन है जो डीएनए स्ट्रैंड से बाइंड होकर टर्मिनेशन साइट के पास पहुंच जाती है। बात समझ आ रही है? अब जैसे ही कोर यहां पर आगे मूव करेगा, कोर यहां पर जैसे ही पहुंचेगा तो रो फैक्टर क्या करेगा, इस कोर एंजाइम को रिमूव कर देगा, यानी कोर एंजाइम यहां से रिमूव हो जाएगा। तो फिर ट्रांसक्रिप्शन एंड हो जाएगा। ठीक है ना? तो जैसे ही कोर एंजाइम टर्मिनेशन साइट के पास पहुंचेगा, वहां पर रो फैक्टर है, रो फैक्टर कोर एंजाइम को वहां से रिलीज करा देगा और जब वहां से वो रिलीज हो गया तो ट्रांसक्रिप्शन एंड हो जाएगा। तो अब आप ये देखिए कि इस ट्रांसक्रिप्शन को एंड कराने में पूरा रोल किसका रहा? रो फैक्टर का। इसीलिए इसे रो फैक्टर डिपेंडेंट टर्मिनेशन कहा जाता है। रो फैक्टर डिपेंडेंट टर्मिनेशन कहा जाता है। कहानी को फिर से सुन लीजिए। ये एक साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन है जिसका नाम क्या है? रो फैक्टर। ये डीएनए से बाइंड होती है और टर्मिनेशन साइट के पास मूव करके आ जाती है। जैसे ही कोर टर्मिनेशन साइट के पास पहुंचता है तो ये रो फैक्टर उस कोर एंजाइम को वहां से रिलीज करवा देता है और जब कोर एंजाइम ही वहां से रिलीज हो गया है तो अब ट्रांसक्रिप्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है और ट्रांसक्रिप्शन एंड हो जाएगा। आपके लेवल में मैंने ब्रीफली ये बात समझा दी। इसे रो फैक्टर डिपेंडेंट टर्मिनेशन कहते हैं। करेक्ट बच्चों? अब देखो, अगर हम बात करें रो फैक्टर इंडिपेंडेंट की, बात करें अगर हम रो फैक्टर इंडिपेंडेंट की, तो रो फैक्टर इंडिपेंडेंट में रो फैक्टर नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है बेटा कि जैसे ये डीएनए है और ये टर्मिनेशन साइट है, तो यहां पर जैसे ये आरएनए बनता हुआ आ रहा है तो यहां पर एक लूप बनता है, इसको बोलते हैं पोली यू लूप। यहां कुछ ऐसे सीक्वेंस होंगे, ठीक है ना, डीएनए पर कुछ ऐसे सीक्वेंस होंगे कि पोली यू लूप फॉर्मेशन होगा। यू मतलब यूरेसिल, यू मतलब यूरेसिल। तो पोली यू लूप बनेगा तो फिर ये डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, यानी इस डायरेक्शन में ये चीज बन जाएगी। तो पोली यू लूप बनने की वजह से ट्रांसक्रिप्शन का क्या हो जाएगा? टर्मिनेशन हो जाएगा। तो अब आप इसको समझिए पहले अच्छे से कि रो फैक्टर इंडिपेंडेंट में टर्मिनेशन साइट के पास कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं कि यहां पर आने के बाद पोली यू लूप बनता है और जैसे ये पोली यू लूप बनेगा तो फिर अब आरएनए पॉलीमरेज अपना एक्शन नहीं करेगा और ट्रांसक्रिप्शन का क्या हो जाएगा? टर्मिनेशन हो जाएगा। अब आरएनए पॉलीमरेज इनएक्टिव हो जाएगा। बात समझ आ गई? तो क्या इसमें रो फैक्टर की जरूरत पड़ी? नहीं। तो फिर ये रो फैक्टर इंडिपेंडेंट हो गया। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस आपने देखी। अब जरा थोड़ा सा ब्रीफिंग ले लेते हैं हम यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन कहां होता है? न्यूक्लियस में और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में, जो हम इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। अब यूकैरियोट्स के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें भी हमें बेटा दो बातें पढ़नी है, एक आरएनए पॉलीमरेज और एक प्रमोटर। आरएनए पॉलीमरेज और प्रमोटर मेन बातें मैं यूकैरियोट्स की आपको बता दूं। यूकैरियोट्स में जो आरएनए पॉलीमरेज है वो 3 टाइप का होगा। प्रोकैरियोट्स में नहीं था लेकिन यूकैरियोट्स में ये 3 टाइप का होगा। कौन कौन सा? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड
और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो यूकैरियोट्स में ये आरएनए पॉलीमरेज कितने टाइप का होगा? 3 टाइप का होगा। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो आरएनए का सिंथेसिस करवाएगा, मतलब राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में एक ही आरएनए पॉलीमरेज सभी का सिंथेसिस करा देगा, राइट। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है वो एमआरएनए का सिंथेसिस करवाएगा और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टीआरएनए बनवाएगा। इसके साथ ये एसएनआरएनए भी बनाएगा, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, और एक आरआरएनए का भी पार्ट बनाता है ये, जिसको बोलते हैं 5s आरआरएनए। एक आरआरएनए का पार्ट भी बनाएगा ये 5s आरआरएनए। फिर से सुन लीजिएगा, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरआरएनए बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एमआरएनए बनाएगा और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टीआरएनए बनाएगा। लेकिन ये एक आरआरएनए का पार्ट भी बनाएगा, वो है 5s आरआरएनए, जो ये कई बार इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो बात समझ आई एकदम अच्छे से? कोई डाउट? अब चूंकि आरआरएनए न्यूक्लियोलस में बनता है तो इसका मतलब ये एंजाइम न्यूक्लियोलस में फंक्शन करेगा और ये दोनों न्यूक्लियस में फंक्शन करेंगे। बात समझ आ गई एकदम अच्छे से? तो ये आपका आरएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, किसका? यूकैरियोट्स का। अब अपने ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको फर्स्ट क्या करेगा, सेकंड क्या करेगा, थर्ड क्या करेगा। ठीक है ना? इसके बाद में हम प्रमोटर की बात करते हैं। तो यूकैरियोट्स का जो प्रमोटर है उसको देखते हैं। यूकैरियोट्स का प्रमोटर कुछ इस तरह से होता है बेटे, ये स्टार्ट पॉइंट है, यहां स्टार्ट पॉइंट को इनिशिएटर सीक्वेंस कहा जाता है और ये स्टार्ट पॉइंट है। इसके बाद टाटा बॉक्स आता है, ये वाला। इन दोनों को मिलाकर जेनरिक प्रमोटर कहा जाता है। इन दोनों को मिलाकर जेनरिक प्रमोटर कहा जाता है। यानी मेन यही है, मेन यही है। यहीं पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा, यहीं से डीएनए को मेल्ट करेगा क्योंकि टाटा 80 रिच है, और यहीं से स्टार्ट करेगा। यानी यहीं पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा, यहीं से डीएनए की मेल्टिंग होगी और यहीं पर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। तो आप देखिए सब कुछ इन्हीं दोनों के ऊपर है, तो इनको जेनरिक प्रमोटर कहा जाता है, राइट। इसके बाद में इसमें और भी सीक्वेंस होते हैं, लाइक जीसी बॉक्स, ठीक है, कैट बॉक्स। ये सीक्वेंस है, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस है, ठीक है। ऑक्टामर सीक्वेंस है ना। तो लेकिन मुख्य यही है, टाटा बॉक्स और इनिशिएटर। इसके अलावा भी सीक्वेंस है, लाइक जीसी बॉक्स, कार्ट बॉक्स, ऑक्टामर सीक्वेंस। इनको अपस्ट्रीम सीक्वेंसेस कहा जाता है, राइट। तो ये प्रमोटर है किसका बेटा? यूकैरियोट्स का, ठीक है। तो इस यूकैरियोट्स के प्रमोटर में आरएनए पॉलीमरेज कहां बाइंड होगा? जेनरिक प्रमोटर पर। और जेनरिक प्रमोटर किसे कहा गया है? टाटा बॉक्स और इनिशिएटर को, ठीक है। वो यहीं पर बाइंड होगा, यहीं से डीएनए मेल्ट करेगा, यहीं से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा। सब काम इन्हीं दोनों का है, यहीं पर, राइट। अब एक बहुत बड़ी बात यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे जो अब तक नहीं आया है। प्रोकैरियोट्स में दो ही बातों का डिस्कशन था, एक एंजाइम और एक प्रमोटर, राइट। लेकिन यूकैरियोट्स में एक एक्स्ट्रा पॉइंट अब अपन पढ़ने वाले हैं, और जिसका क्या रोल है वो आप देखिएगा जरा, है ना। पहले उस एक्स्ट्रा पॉइंट को पढ़ते हैं। यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो यूकैरियोट्स में एक तो हमने एंजाइम पढ़ लिया, आरएनए पॉलीमरेज, एक हमने प्रमोटर स्टडी कर लिया। दो बातें हमने स्टडी कर ली, लेकिन अभी तीसरी बात और है, और वो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अब प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का कोई रोल नहीं था, जबकि यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का रोल होगा। और क्या होगा वो अभी आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वो सीक्वेंसेस हैं जो ट्रांसक्रिप्शन तो नहीं करते हैं,
लेकिन नेसेसरी हैं ट्रांसक्रिप्शन के लिए, नेसेसरी फॉर ट्रांसक्रिप्शन। इनके बिना ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता। और प्रोकैरियोट्स में इनका कोई रोल नहीं था, लेकिन यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के बिना ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता। ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए बहुत जरूरी है। अब पूछो भाई क्यों जरूरी है, तो देखो क्यों जरूरी है। आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड नहीं होता है, नहीं हो सकता है डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, वो जानता ही नहीं है इस सीक्वेंस को। और अब आप ही समझदार हैं कि जब तक आरएनए पॉलीमरेज यहां बाइंड नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। और अब मैं क्या बोल रहा हूं कि आरएनए पॉलीमरेज यहां डायरेक्ट बाइंड नहीं हो सकता, तो फिर क्या होता है इसको समझिए। क्या होता है बेटा, इनिशियली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहां बाइंड होंगे, इनिशियली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहां पर बाइंड होंगे जेनेरिक प्रमोटर के साथ। यानी चलिए हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को यहां पे बाइंड कर देते हैं। तो पहले कौन बाइंड हुआ? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड हुआ। अब यहां पर है ना, आफ्टर बाइंडिंग ऑफ टीएफ, टीएफ मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, टीएफ की बाइंडिंग के बाद अब यहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा। यानी इसके बाद यहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा, अब बाइंड होगा। अब आप समझिए कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जरूरी था कि नहीं था? जरूरी था ना, क्योंकि बिना ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की बाइंडिंग के आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं हो सकता। तो यूकैरियोट्स में सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड होंगे, उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा। तो अब मेरा स्टेटमेंट सही है ना कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नेसेसरी फॉर ट्रांसक्रिप्शन। अब ये क्वेश्चन एम्ब्रियोलॉजी में एक बार पूछा गया था मेडिकल एग्जामिनेशन में कि यूकैरियोट्स में ऑर्गन डिफरेंशिएशन या टिश्यू डिफरेंशिएशन या टिश्यू या ऑर्गन का फॉर्मेशन है ना, कौन रेगुलेट करता है? ऑप्शन था ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ठीक है, और एक दो ऑप्शन थे, लेकिन एक था ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अब यूकैरियोट्स में जब तक जेनेटिक मैकेनिज्म आगे मूव नहीं करेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा ही नहीं। किसके बिना? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के बिना। और जब ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा तो फिर ट्रांसलेशन कैसे होगा? समझ रहे हो ना बात? तो यूकैरियोट्स में सेलुलर जेनेटिक मैकेनिज्म पूरा का पूरा डिपेंड है किसके ऊपर? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पर। तो कोई भी अगर प्रोटीन सिंथेसिस का कोई भी मैकेनिज्म है, तो प्रोटीन सिंथेसिस से पहले आपको ट्रांसक्रिप्शन तो करना पड़ेगा ना, तो वो रेगुलेट कौन करता है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर करते हैं। तो यूकैरियोट का जेनेटिक मैकेनिज्म पूरा का पूरा डिपेंड है किसके ऊपर? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पर। तो बाकी सेम है बेटा, बाकी तो प्रोकैरियोट्स की तरह ही है कि जब अब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो गया तो फिर अब वो डीएनए को मेल्ट कर देगा, आरएनए बना देगा, फिर डीएनए को रीबाइंड कर देगा, फिर वो आगे मूव कर जाएगा। ये बाकी सब सेम है, लेकिन एक डिफरेंस है बस, वो क्या है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। प्रोकैरियोट्स में तो आरएनए पॉलीमरेज डायरेक्ट बाइंड हो रहा था, जबकि यहां पर आरएनए पॉलीमरेज डायरेक्ट बाइंड नहीं होगा। पहले कौन बाइंड होंगे? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, उसके बाद में कौन बाइंड होगा? आरएनए पॉलीमरेज, एंड रिमेनिंग प्रोसेस सिमिलर टू प्रोकैरियोट्स। और अब यूकैरियोट्स है तो इसमें रो फैक्टर इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन होगा, बस एक वो डिफरेंस है। दो ही डिफरेंस है बेटा। पहला डिफरेंस क्या है कि प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज डायरेक्ट बाइंड किया था आपने डायग्राम में, इसमें आप डायरेक्ट बाइंड मत करना, इसमें पहले क्या बना देना आप? पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करवाना, ठीक है ना, और फिर आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करवाना। समझ आ गया? एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा कि प्रोकैरियोट्स में रो फैक्टर डिपेंडेंट टर्मिनेशन था और यूकैरियोट्स में रो फैक्टर इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन है। ये मोटे मोटे तौर पर ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और तीसरा एंजाइम का डिफरेंस है कि प्रोकैरियोट्स में तो एक ही एंजाइम आप यूज कर रहे थे, आरएनए पॉलीमरेज या कोर एंजाइम या होलो एंजाइम। यहाँ पर अगर आपको आरआरएनए बनाना है तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट यूज होगा,
अगर आपको mRNA बनाना है तो RNA पॉलीमरेज सेकंड, और अगर tRNA है तो RNA पॉलीमरेज थर्ड। बात समझ आ गई? तो ये एक डिफरेंसेस के साथ ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हमने बात की है, ठीक है। अब कुछ थोड़ा सा मैं आउट ऑफ द ट्रैक आपको 2-3 टर्मिनोलॉजी बताना चाहता हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी आपको वो टर्म। एक टर्म है इनहेंसर, एक टर्म है इनहेंसर। इनहेंसर क्या होते हैं? ये डीएनए सीक्वेंस ही है, लाइक प्रमोटर। ये इनहेंसर क्या होते हैं? प्रमोटर की तरह ही सीक्वेंस होते हैं, डीएनए के सीक्वेंस जो एकदम प्रमोटर की तरह होते हैं, बट डू नॉट फंक्शन लाइक प्रमोटर। लेकिन ये प्रमोटर की तरह फंक्शन नहीं करते। ध्यान से सुनिएगा, इनहेंसर का सीक्वेंस किसके जैसा होता है? प्रमोटर के जैसा, लेकिन इनहेंसर प्रमोटर जैसा फंक्शन नहीं करते। तो सवाल है कि ये क्या करते हैं? नाम देखिए क्या है? इनहेंसर, इनहेंस करने वाले, मतलब किसी प्रोसेस को इंक्रीज करने वाले। तो ये क्या होते हैं? देखो इस तरह से होते हैं, जैसे ये डीएनए, ये डीएनए पर ये प्रमोटर सीक्वेंस है, एंड प्रेजेंट इन एनी डायरेक्शन, ये किसी भी डायरेक्शन में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो देखिए यहां पर ये इनहेंसर है। तो इनहेंसर प्रेजेंट इन एनी डायरेक्शन, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। उनका सीक्वेंस प्रमोटर के जैसा होता है, लेकिन वो प्रमोटर जैसा काम नहीं करते। तो फिर ये करते क्या हैं? इनहेंसर क्या करते हैं? ये प्रमोटर की स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं, ये प्रमोटर की स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं। वो कैसे? ये ट्रांसक्रिप्शन को इनहेंस करते हैं। कैसे? कि प्रमोटर की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। वो कैसे बढ़ाते हैं? देखो ध्यान से सुनना। इनहेंसर क्या करते हैं? ये एक्टिव करते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, एक्टिव टू टीएफ। टीएफ मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। इनहेंसर जाकर एक्टिव करता है किसको? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जाकर बाइंड हो जाते हैं किसके साथ? प्रमोटर के साथ। और फिर यहां पर कौन बाइंड होता है? आरएनए पॉलीमरेज। ये बाइंड हो जाएगा, और ये बाइंड हो जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब समझ आ गया इनहेंसर का मतलब? कि इनहेंसर ने जाकर एक्टिव किया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जाके प्रमोटर से बाइंड हुए, और फिर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा। आपको पता है जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड होगा तभी आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा, और फिर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस आगे रन कर जाएगी। बात समझ आ गई? तो इनहेंसर के बारे में सीख गए आप, ठीक है। इसके बाद एक और मैं आपको बताता हूं, एक और टर्म आ सकती है एटीन्यूएटर सीक्वेंस। ये वो सीक्वेंस है जो ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट कर सकते हैं बिफोर टर्मिनेशन साइट। अगर कोई जेनेटिक एरर है और टर्मिनेशन से पहले ही हमें ट्रांसक्रिप्शन को रोकना है, टर्मिनेशन पे तो रुक ही जाएगा, लेकिन अगर हमें टर्मिनेशन से पहले रोकना है तो फिर कुछ डीएनए सीक्वेंसेज होते हैं वो एक्टिव होते हैं, और उनका नाम है एटीन्यूएटर सीक्वेंस। तो एटीन्यूएटर सीक्वेंस वो सीक्वेंस है जो ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट कर सकते हैं बिफोर टर्मिनेशन, टर्मिनेशन से पहले। इज दैट क्लियर? ओके। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है ना। ऐसे एंटी टर्मिनेशन सीक्वेंस भी होते हैं जो टर्मिनेशन होने नहीं देते हैं, जो टर्मिनेशन होने नहीं देते हैं। बात समझ आ गई? तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ओके, अब हम एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। सेंट्रल डोग्मा थ्योरी। सेंट्रल डोग्मा थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं। सेंट्रल डोग्मा थ्योरी क्या कहती है बेटा?
सेंट्रल डोग्मा थ्योरी हमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन के फ्लो को समझाती है। इसको एक्सप्लेन करती है। एक्सप्लेन टू जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो। सेंट्रल डोग्मा थ्योरी हमें यह समझाती है कि हाउ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू एमाइनो एसिड। कैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो होती है, यानी ये अल्टीमेट हमें प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में बताती है। राइट? ये जो थ्योरी थी सेंट्रल डोग्मा थ्योरी, ये दी थी क्रिक ने बेटा। किसने दी थी? क्रिक ने। बट ये थ्योरी दिया था क्रिक ने, लेकिन सेंट्रल डोग्मा का स्कीम या मॉडल पूछा जाए तो वो दिया था जैकब और मोनार्ड ने। इसका मॉडल किसने दिया था? जैकब और मोनार्ड ने। और ये थ्योरी जो प्रपोज की थी वो की थी क्रिक ने। और इस सेंट्रल डोग्मा की जो डिटेल स्टडी है वो की थी बेटा नीरेनबर्ग, मैथेई और हरगोविंद खुराना। नीरेनबर्ग, मिथेई और डॉक्टर हरगोविंद खुराना। बात क्लियर? तो ये तो बेसिक है। तो थ्योरी किसने दिया? क्रिक ने। मॉडल किसने दिया? जैकब और मोनार्ड ने। और डिटेल स्टडी किसने की थी? नीरेनबर्ग, मिथेई और डॉक्टर हरगोविंद खुराना। और सेंट्रल डोग्मा हमें क्या समझाता है कि हाउ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो, है ना? अब देखो, जिन ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल का काम कौन कर रहा है? डीएनए। उनमें कैसे सेंट्रल डोग्मा चलेगा, उनमें कैसे इंफॉर्मेशन फ्लो होती है वो देखिए। तो जिन ऑर्गेनिजम्स में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है उनमें क्या होता है? डीएनए से रेप्लिकेशन द्वारा डीएनए बन जाता है, राइट? फिर डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनाता है और आरएनए फिर ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन बनाता है। बस यही सेंट्रल डोग्मा समझाना है आपको, बस इतना सा। आपसे कोई पूछे कि जिनमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल है उनमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो होती है, उनका सेंट्रल डोग्मा बताइए, तो क्या बताना है? डीएनए रेप्लिकेशन करके डीएनए बनाएगा, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए बनेगा और आरएनए से ट्रांसलेशन द्वारा प्रोटीन बनेगा। दैट इज सेंट्रल डोग्मा या प्रोटीन सिंथेसिस मॉडल इन विच डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। ओके, लेकिन ये सब पे तो अप्लाई नहीं होगा। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिनमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है, तो आइए हम उनकी बात करते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है ना, तो ऐसा किसमें होगा? वायरस में, मेनली प्लांट वायरस है, ठीक है ना? क्लियर? और इसके अलावा भी और भी वायरस है, जैसे राउस सार्कोमा वायरस है, रेट्रो वायरस है, रियो वायरस है। सो देयर आर मेनी एग्जांपल, ठीक है? लेकिन ये स्टडी इसके अंदर हुई थी, राउस सार्कोमा वायरस के अंदर स्टडी हुई थी, ठीक है? और इसकी ये जो स्टडी है वो की थी टेमिन और बाल्टीमोर। इन्होंने पूरा सेंट्रल डोग्मा इसके अंदर स्टडी किया था। देखिए अब इनमें क्या होगा, जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है उनमें सेंट्रल डोग्मा कैसे होगा वो बता देंगे। इनमें क्या होगा? आरएनए रेप्लिकेशन करके आरएनए बनाएगा, ध्यान से सुनिएगा। फिर इस आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और ये एंजाइम जो होगा उसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और ये एंजाइम टेमिन और बाल्टीमोर ने स्टडी किया था राउस सार्कोमा वायरस के अंदर, राइट? तो इस पूरी प्रोसेस को टेमिनिज्म भी कहते हैं, टेमिनिज्म भी बोलते हैं इस पूरी प्रोसेस को। टेमिन और बाल्टीमोर ने इसे स्टडी किया था।
तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू ये आरएनए cDNA बनाएगा, कॉपी डीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, और ये फिर आगे ट्रांसक्रिप्शन करेगा और आरएनए बनाएगा, लेटर ऑन फिर आगे प्रोटीन बनेगा। बाकी सेम है, बस इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको लगाना है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? तो जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है उनमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन इस तरह से फ्लो होगा। लेटर ऑन यही प्रोसेस है, ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया और ये ट्रांसलेशन। ठीक है, कोई डाउट? समझ आया एकदम अच्छे से? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का कॉन्सेप्ट आपको यहां पर ध्यान रखना है, जो टेमिन और बाल्टीमोर ने स्टडी किया था राउस सार्कोमा वायरस के ऊपर। ठीक है, ओके। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक पूरा हुआ सेंट्रल डोग्मा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे ट्रांसलेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से रीड करिएगा, एनसीईआरटी जरूर आप रीड करना, और कोई भी डाउट है तो अपन वो ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।